हेलो। हाँ, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ, आज जो हमारा सेशन है वो बहुत ही खास पर्सन के साथ होने वाला है, जो कि मेरे लिए, जिन्होंने मुझे भी इंस्पायर किया। वो हैं संतोष यादव। और संतोष यादव इंडिया से हैं। वो जीडी ही भी हैं एंगुलर में, वेब टेक्नोलॉजीज में, और उसके अलावा वो गिटहब स्टार भी हैं। तो आप लोग मेरे बारे में तो जानते होंगे, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख के आ रहे हो। तो संतोष भाई, प्लीज आप अपने बारे में बताइएगा ऑडियंस को, लोगों को। Uh, Hello, hi everyone. Thanks विवेक एक्चुअली इनवाइट करने के लिए. I remember हम लोग को बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे but somehow टाइम मैच नहीं हो पा रहा था. So finally glad to be here. Yeah. Hey everyone. So this is Santosh. I'm from Pune, India. And मैं जैसे विवेक ने बताया मैं एक GD हूँ for Angular and I'm a GitHub star as well. और अभी मैं ऑथ जीरो प्रोग्राम जो होता है, ऑथो जीरो एम्बेसडर प्रोग्राम, वो भी मैंने अभी ज्वाइन करी है. और उसके अलावा आई कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स. सो इस साल नहीं हो पा रहा उतना, बट जनरली यू मे फाइंड मी कंट्रीब्यूटिंग टू एंगुलर एंड NGRX एंड अदर प्रोजेक्ट्स विच इज़ अवेलेबल. एंड उसके अलावा मेरे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे मेंटेन करने पड़ते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग यूज़ कर रहे हैं उसे. तो थोड़ा टाइम उसमें भी जाता है. और यस, यही सब कर रहा हूँ आजकल मैं. अच्छा, थैंक यू संतोष भाई आपके इंट्रोडक्शन के लिए। और अभी अभी हम सेशन को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेशन की जो स्टार्टिंग होगी वो मैं करूंगा, और मैं करूंगा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग विद गो से। तो मेरा जो होगा सेशन, हम दोनों का वो टॉक ही होंगे मोस्टली। और संतोष भाई फिर जो अपना सेशन देंगे वो देंगे मोनोरेपो यूजिंग इंडेक्स डेव टूल। ओके, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना सेशन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है आपके पास संतोष भाई? ओके, तो हमारा जो सेशन है वो है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग विद गो, और विद जिन गो का ही फ्रेमवर्क है जिससे हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन और इसको यूज कैसे किया जाता है। जैसे हम नोड जेएस के बैकएंड पे हमें एक्सप्रेस जेएस की ही नीड होती है ज्यादातर, वैसे ही गो की सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए हमें जिन फ्रेमवर्क की नीड होती है, जो कि हमें सर्वर साइड के जो भी काम होते हैं वो इजीली करके दे सकते हैं। ओके, सो जो जिन है वो वेब फ्रेमवर्क है, ये गोलैंग पे लिखा गया है। और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और गुड प्रोडक्टिविटी चाहिए तो जिन सबसे बेस्ट है। तो इसको इंस्टॉल करने का ये तरीका है कि आप सिंपली गोलैंग से, तो गिटहब से इसको गेट कर सकते हैं, इसकी गो की उसकी रेपोजिटरी से, गिटहब की रेपोजिटरी से। एंड देन फिर आप इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे मोस्टली हम गो में हमारे जो पैकेजेस होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं, वो हम डायरेक्टली गिटहब के थ्रू करते हैं, और फिर हम इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। और फिर आती है फर्स्ट सर्वर बनाने की बात। तो ये वैसे ही बनता है फर्स्ट सर्वर जैसे हमारा एक्सप्रेस जेएस में ही बनता है, पर मोस्टली जो गो का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देख के बनाया गया है। तो इसमें ये होगा कि हमें अपना पैकेज मेन और इस पे एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद हमारा जो है, हमें एक एपीआई बनानी होगी। पहले तो जिनकी जो डिफॉल्ट मिडिलवेयर्स हैं उन्हें रखना होगा, और फिर हमें गेट की एपीआई बनानी होगी जो कि रेस्पॉन्स सेंड करेगी, और फिर हम उस सर्वर को लिसन करा देंगे। तो जो लिसन के भी हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। लिसन में हम पोर्ट्स भी दे सकते हैं, या फिर लिसन डिफॉल्ट 8080 पोर्ट को भी उठा सकते हैं। तो ये हो गया सबसे सिंपल तरीका एक गो का सर्वर कराने का जिन में। तो हमारे पास जैसे एक्सप्रेस जेएस में या जैसे किसी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में हमारे पास डिफरेंट राउटर के मेथड होते हैं, वैसे ही हमारे पास जिन में भी मेथड है, जैसे गेट, पोस्ट, डिलीट, पैच, हेड, ऑप्शंस। और ये सारे मेथड हम यूज करके अपने जो भी स्पेसिफिक ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स भी हम जिन में क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये सारे मोस्टली जब भी हमारे पास जो भी पूरा राउटर बनता है वो हमेशा गो में मेन मेथड में ये कॉल होता है, क्योंकि जैसे C++ में हमारा मेन मेथड होता है वो भी गो में होता है, और वो एग्जीक्यूट होता है। मतलब हमारा जो मेन सर्वर होगा वो वहां रन करेगा। और हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जब सर्वर बनता है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, तो मोस्टली हम क्यूरी स्ट्रिंग पास करवा रहे होते हैं।
तो हम अपना ही जिनमें राउटर बना के और उसमें जो है हाँ, अपनी क्यूरीज पास करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है फर्स्ट नेम केस और लास्ट नेम, हाँ, जो कि रिक्वेस्ट से आ रहा होगा, और फिर हम उसको भेज रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, तो दैट्स हाउ हम क्यूरी स्ट्रिंग भी पास करवा सकते हैं यूजिंग जिन। और हाँ, गो में मतलब जैसे हम हाँ मल्टर वगैरह यूज करते हैं, या फिर जैसे हम इमेज हाँ इमेज का काम कर रहे होते हैं, जब हमें मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा चाहिए होता है, इनकोडेड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इनकोडेड मतलब जब हम इमेज को लेते हैं या किसी फाइल को लेते हैं और फॉर्म डेटा के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो वो होता है मल्टी पार्ट। तो गो में भी उसे उसे बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो हम राउटर, और फिर हम सबसे पहले हम अपना डिफॉल्ट राउटर बनाएंगे, और हम फिर पोस्ट का राउटर बनाएंगे, पोस्ट का राउटर बना के और उन सब में ये वैल्यूज पास करा देंगे, जो कि पोस्ट की फॉर्म के पोस्ट की वैल्यूज हो रही होंगी और जिनके कॉन्टेक्स्ट में, राइट। और फिर हम उसे उसका जो जेसन है वो सेंड करवा देंगे। तो मेक श्योर ये जब भी चीजें आप कर रहे हो तो इसको फ्रंट एंड पे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा की जो एट्रीब्यूट हो वो कॉल हो रहा हो, क्योंकि ऐसे फिर हमारा जो है मैच नहीं हो पाएगा। और ग्रुप राउटिंग हमारी सपोर्ट करता है जिन, जो कि ग्रुप राउटिंग ये होती है कि मैं अपने सारे जो भी मल्टीपल राउट्स हैं, जैसे V1 के राउट्स में उनको ग्रुप राउट कर सकूं। ये एक्सप्रेस जेएस में भी नोड जेएस में वे होता है। इसमें ये होता है कि हम अपने सारे जो भी वर्जन्स के राउट्स होते हैं उन सबको मिला के और एक राउट में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम ग्रुप राउट्स कहते हैं। इसको हम एक्सप्रेस जेएस की जबान में सिंपल राउटर भी कहा जाता है, पर यहाँ पे इसको एक वर्ड दिया गया है ग्रुप, जो कि ग्रुप वर्जन के हिसाब से भी हो सकता है और ग्रुप कंपोनेंट्स के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने इस एग्जाम्पल में, जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने वर्जन के हिसाब से बनाया है और यहाँ पे हमने उसके कंट्रोलर पास कर दिए और उसके बाद हमने उसे रन कर दिया 8080। तो ग्रुप राउटिंग बहुत हमें हेल्प कर सकता है जब हम लार्ज और एंटरप्राइज एप्लीकेशन पे काम करें, और मोस्टली माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन। तो हमारे पास जो है गो के जो मिडिलवेयर हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो जिन डॉट न्यू मिडिलवेयर होता है, मतलब ये वो मिडिलवेयर होता है कि जिसमें डिफॉल्ट चीजें, हमारी जो डिफॉल्ट चीजें होती हैं वो अटैच ना हो और हम कोई अपने ही मिडिलवेयर इंस्टॉल कर रहे हो बाहर से। और एक और होता है जो डिफॉल्ट, जिसमें डिफॉल्ट सारे जो भी हमारे मिडिलवेयर होते हैं लॉगर्स वगैरह के, वो शो होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी मिडिलवेयर यूज करना हुआ तो आप जिन डॉट न्यू कर सकते हो, और उसके बाद में अपने, मतलब डिपेंड करता है आपका यूज केस क्या, आप लॉगर वगैरह के लिए और रिकवरी के लिए डिफॉल्ट मिडिलवेयर यूज करना चाहते हो या फिर अपने यूज करना चाहते हो। अगर आप अपने यूज करना चाहते हो तो आपको न्यू मेथड से वो सारे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। और और जब भी हम हमारी नेक्स्ट डॉट जेएस की टाइप, मतलब जो भी हमारी होती है कि जो भी हमारे नेटवर्क से हम रिसोर्सेज भेजते हैं फ्रंट एंड या एमवीसी एप्लीकेशन बनाने के लिए, हमें स्टैटिक फाइल सर्व करवानी होती है, तो वो भी पॉसिबल है स्टैटिक फाइल सर्विंग का। बस स्टैटिक एफएस फाइल में हम अपने सारे मॉड्यूल दे सकते हैं, हमारी एसेट्स वगैरह या हमारे फ्रंट एंड, और उसे हम थ्रो करवा सकते हैं राउटर में और फिर हम उसे रन करवा सकते हैं। तो सर्विंग का ये फायदा होगा कि हमारा जो बैकएंड है वो सारी फाइल्स उठा के और उससे ही फ्रंट एंड बना रहा होगा, मतलब पूरी एक मतलब जैसे मर्न स्टैक एप्लीकेशन होती है वो बन रही होगी। और हम पूरी अपनी जो HTML फाइल्स हैं वो भी सर्वर साइड पे रेंडर करके और उन्हें क्लाइंट को दे सकते हैं। इसका जब फायदा होगा जब आप चाह रहे हो कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो मतलब हम कंटिन्यूअसली चेंज भी कर सके चीजों को, क्योंकि कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि सर्वर फ्रंट एंड बना रहा होता है, तो वो पूरी HTML की जो रेंडरिंग है वो सर्वर साइड पे होगी। वो एक्सप्रेस जेएस में भी होती है और वो जिन में भी होती है। तो इसका सिर्फ सिंपल ये तरीका है कि आप अपने टेम्पलेट्स को लोड करके एक एपीआई बना के जो कि वो HTML भेजे। सिंपल HTML टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे जैसे हमारे मोस्टली नोड जेएस में हम डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स यूज करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे HTML टेम्पलेट है और हम डिफरेंट तरीके के भी टेम्पलेट इसके साथ यूज कर सकते हैं, पर मैंने मोस्टली HTML के टेम्पलेट यूज किए। तो मैं क्या करता हूँ क्या करता हूँ कि HTML का टेम्पलेट बना के और उससे एपीआई के साथ थ्रो कर देता हूँ, तो वो HTML का टेम्पलेट रेंडर हो जाता है और इसका बहुत बहुत बड़ी जो एप्लीकेशन है उसमें फायदा होता है।
तो हमारे पास रीडायरेक्ट्स की भी हमें बहुत नीड पड़ती है। अगर आप कोई यूआरएल रीडायरेक्टर बना रहे हैं सर्वर साइड पे, तो आप एक एपीआई बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वो एपीआई किसी और एपीआई पे रीडायरेक्ट करेगी। मतलब आपने अपना एक सर्वर, अपना एक सर्वर बना दिया जो कि यूआरएल शॉर्टनर है। यूआरएल शॉर्टनर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, वो हमारे मेन यूआरएल पे हमें थ्रो कर देता है। तो यही यही काम सारा रीडायरेक्ट से होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। या फिर अगर आप अपने ही सर्वर में कहीं और जाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं गया हूँ google.com में, तो ये भी आप जिनके थ्रू कर सकते हैं। रीडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टिंग, हम जब भी अपना कोड लिखते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा कोड 100% सही हो, वो उसको लोग टेस्ट कर सकें और उसके साथ लोग खेल सकें। तो टेस्टिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यही माइंड में सोच कर आते हैं कि टेस्टिंग हमें करनी है चीज़ों की, क्योंकि जब कोड टेस्टेबल नहीं होगा तो उसको बनाने का इतना फायदा भी नहीं होता, और उसकी जो मीनिंग है वो लोगों को समझ भी नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक राउट बनाया हुआ है, मैंने कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट कराए हुए हैं, नेट एचटीटीपी टेस्ट, टेस्टिंग और गिटहब टेस्टिफाई एसर्ट्स। ये सारे मॉड्यूल हैं जो कि एसर्ट्स के लिए ऐड होते हैं, और एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट हैं उनके लिए ऐड होते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना एक राउटर सेटअप किया है और एक रिकॉर्डर बनाया है। एक रिकॉर्डर क्या करता है कि वो मेरी जो राउटर सर्वर है उस पे हिट करता है, उसकी एपीआई हिट करता है। और एसर्ट्स जो है, एसर्ट्स इक्वल करता है कि जो रिस्पॉन्स पिंग से आ रहा है, क्या वो पॉन्ग आ रहा है या नहीं। तो ये होता है टेस्टिंग की। सो अगर आप ज़्यादा मतलब गो के बारे में लर्न करना चाहते हैं, तो मैंने करंटली एक कोर्स भी ड्रॉप किया है यूट्यूब पे। आप उस कोर्स को ज़रूर देखना। हाँ, इसमें जो भी गोलैंग की मोस्टली बेसिक्स हैं वो सब इसमें अवेलेबल है। और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पे भी मैं कोर्स इसी साल इंशाल्लाह जल्दी मैं कोर्स भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गिटहब का भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो सब दिखेगा, पर गोलैंग सीखने के लिए ये कोर्स सबसे लाजमी है, क्योंकि ये बिल्कुल हाँ बिगनर कोर्स। ओके, तो थैंक यू गाइस। अभी हाँ मैं हम्म, ओके, दिख रहा है अभी मेरा स्क्रीन? यस। एक्चुअली ओके, गुड, जस्ट अ सेकंड। सो मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ NX DevTools के बारे में। सो अगर आप जब भी कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, राइट, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप मे बी रिएक्ट यूज कर रहे हो या एंगुलर यूज कर रहे हो, और या जो भी है आपके पास फ्रेमवर्क, या आप जस्ट प्लेन HTML यूज कर रहे हो, वेब कंपोनेंट्स, बट एंटरप्राइज में आपको एक बैकएंड लगता है, और सबसे टीडियस टास्क होता है आपका फ्रंट एंड और बैक एंड एक्चुअली सेटअप करना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए। और जब आप ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट चेंज करोगे, तो उसके हिसाब से आपको वेरिएबल्स चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। सो आप कभी कभी होता है कि आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का सेटिंग्स चला गया प्रॉड में, बिकॉज अब अगर आप दोनों अलग अलग रख रहे हो आप कोड बेस, फॉर एग्जांपल आपका फ्रंट एंड कहीं और पड़ा है और आपका बैक एंड कहीं और पड़ा है, तो वो बहुत टीडियस टास्क हो जाता है कि मैं एक्चुअली कैसे काम करूं उसमें। NX DevTools जो है वो एक्चुअली बहुत सारी चीजें करता है, जो अगर आपको लेट्स से आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी टीम्स हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं जो यूज कर रही है एंगुलर, यूज कर रही है रिएक्ट, यूज कर रही है वो यूज कर रही है, और लेट्स से स्वेल्ट या एनिक यूज कर रही है। अब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि उनको पता नहीं होता कि टीम 1 क्या कर रही है और टीम 2 क्या कर रही है, और उस चीज में होता है कि बहुत सारे डुप्लीकेट कोड। तो पता चला कि टीम 1 ने भी वही बनाया, टीम 2 ने भी वही बनाया। तो आप मोनो रिपोज में आप क्या कर सकते हो कि आपके कोड जितने भी हैं आप एक ही जगह पे एक कॉमन रिपोजिटरी में रख सकते हो। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनके कोड बेस एक्चुअली एक सिंगल रिपोजिटरी में होते हैं, वो अलग अलग कोड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल में जाऊं और गूगल में एंगुलर टीम के बारे में बात करूं और फायरबेस की टीम के बारे में बात करूं, तो उनका कोड बेस एक ही होता है। तो वो उनको पता होता है कि ओके एंगुलर में क्या चल रहा है, और एंगुलर वालों को भी पता होता है कि फायरबेस में क्या चल रहा है। वो डिपेंड करता है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर फायरबेस फॉर एग्जांपल अगर एंगुलर यूज कर रहा है और उनको कुछ नए फीचर्स चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, इंटरनली रिपोजिटरी है तो सब एक ही साथ में बिल्ड हो जाता है, तो उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं हो पाती, तो और वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये एक एडवांटेज है आपको मोनो रिपो रखने का।
और दूसरी जो चीजें हैं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन थे। एक लर्ना करके भी था एक ऑप्शन, और उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, ना कि लेट्स से डॉट नेट और जावा, बिकॉज उनके ऑलरेडी फ्रेमवर्क थे। जावा में यू हैव जेएसपी राइट, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जिनमें आप फ्रंट एंड और बैक एंड सब साथ में बना सकते हो। डॉट नेट में भी था एएसपी डॉट नेट एमवीसी। बट जब पूरा कल्चर शिफ्ट हो गया जावा की तरफ, जावास्क्रिप्ट की तरफ, तो वो प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मेरा बैकएंड हो गया, मेरा कोई टेम्पलेट यूज नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा सॉरी फ्रंट एंड हो गया जहाँ पे मैं कोई टेम्पलेट यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर डॉट नेट में जाओगे तो आपका टेम्पलेट होता है कि अच्छा मेरे को एक प्रोजेक्ट बनानी है विथ मे बी एएसपी डॉट नेट एमवीसी या एंगुलर और रिएक्ट, और उसके साथ मेरा सब ये होना चाहिए। बट आधे से ज्यादा लोग यूज नहीं करते राइट, क्योंकि सब लोग डॉट नेट पे काम नहीं कर रहे हैं। तो एनएक्स डेव टूल्स ने क्या किया, तो उन्होंने अपना एक टूल किट बनाया जहाँ पे आप जाके आप एक एंगुलर प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो, एक रिएक्ट प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। आपको अगर कोई बैकएंड चाहिए, फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स व्हिच आर सपोर्टेड राइट नाउ। तो अगर मैं यहाँ पे CLI में नहीं सॉरी प्लगइन्स में जाऊँ, तो प्लगइन्स में आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर अगर आपको चाहिए लेट्स से मेरा एंगुलर फ्रेमवर्क फ्रंट एंड के लिए, और बैक एंड में मुझे एक्सप्रेस यूज करना है। एक्सप्रेस इज अगेन अ फ्रेमवर्क, एक्सप्रेस जेएस, एंड इट्स रियली अ ग्रेट फ्रेमवर्क। अगर आपको ट्राई करना है कोई नोड बेस्ड फ्रेमवर्क, तो आई विल सजेस्ट गो टू एक्सप्रेस एंड चेक दिस आउट, स्पेशली इन केस अगर आप एंगुलर डेवलपर हो, बिकॉज आपको बहुत सारे सिंटैक्स वो आपको सेम दिखेंगे, और उसका वो एडवांटेज है। तो आपको लर्निंग कर्व जो होता है, क्योंकि जब भी कोई फ्रंट एंड का बंदा वो सोचता है कि मैं बैक एंड में जाके कुछ करूं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लर्निंग कर्व, कि उसको इतना सीखना पड़ेगा। बट अगर आप एंगुलर के साथ एक्सप्रेस यूज कर रहे हो, तो आपकी जितना भी आपने टाइम डाला है एंगुलर लर्न करने में, बहुत सारे आपके जो कंसेप्ट हैं वो एक्सप्रेस जेएस में सिमिलर है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल प्रोजेक्ट बना के, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक लेट्स स्टार्ट गेटिंग स्टार्टेड पे जाके मुझे बोलना है कि हाँ ठीक है, मुझे एक एंगुलर एप्लीकेशन चाहिए, तो मुझे एक एनएक्स वर्क स्पेस चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे कॉपी करके, और एक सेकेंड, सो मैं टेक टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, सॉरी। तो आप ये यहाँ पे भी दो चीजें हैं। अगर आपको चाहिए तो आप एनएक्स CLI जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो ग्लोबली, या आप यहाँ पे जो कमांड दिया हुआ है npx create nx workspace। तो मैं एक्चुअली इसको दूसरे प्रोजेक्ट फोल्डर में बना देता हूँ, git bash। तो ये कमांड क्या करेगा कि एक मुझे वर्क स्पेस बना के देगा। इस वर्क स्पेस में क्या कर सकता हूँ कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐड कर सकता हूँ, फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंक्लूडेड। सो बैक एंड के लिए आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, एक्सप्रेस जेएस यूज कर लो, या तो आप नोड यूज कर लो, या तो आपके पास और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ जब तक ये कमांड रन हो रहा हो। तो मैं एनएक्स प्लगइन्स ओवरव्यू, ओके सॉरी, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर एक कमांड है एनएक्स लिस्ट करके, जब तक ये कमांड रन हो रहा है तब तक मैं इसको कहीं और पे रन करता हूँ। तो एनएक्स लिस्ट कमांड क्या करता है कि आपको जितने भी आपके वर्क स्पेस में, ओके ये वर्क स्पेस में रन करना पड़ेगा मुझे, तो एक बार वर्क स्पेस रेडी हो जाए तो मैं इसको रन करता हूँ। तो इसमें वो आपको क्या बताएगा कि आपके कितने प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो इंस्टॉल्ड हुए हैं अभी अभी ये npx रन करने के बाद मुझे वो प्रॉब्ली बताएगा कि मेरे पास एंगुलर है ऑलरेडी। सो नरवाल स्लैश एंगुलर ये मेरे पास ऑलरेडी होगा, और कितने अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी विजय ने बात की गो के लिए राइट, सो गो के लिए भी यहाँ पे एक टूल प्लगइन अवेलेबल है जो कम्युनिटी ने लिखा हुआ है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि फ्रंट एंड एंगुलर और बैक एंड का जो भी सेटअप है, जो आपको एक्स्ट्रा सेटअप करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल आप अगर गो एज अ फ्रेमवर्क चूज करते हो बैक एंड का, तो आप क्या करोगे कि वो जो भी प्लगइन्स है वो प्लगइन आपको सिर्फ इंस्टॉल करनी है, और आपका जो भी सेटअप है फ्रंट एंड बैक एंड वो पूरा जो काम है वो प्लगइन कर देगा। तो फिलहाल सी
यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इंस्टॉल होने के लिए, बट यहाँ पे होना चाहिए था। कर्मा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिटी प्लगइन्स में, तो आपके पास रिएक्ट है और सॉरी आयनिक है, और एक डोमेन ड्रिवन डिजाइन के लिए अगर आपको चाहिए तो एंगुलर का है, एक कर्मा टू जस्ट है। सो कर्मा कर्मा आपका टास्क रनर होता है जो एंगुलर में यूज करते हैं वाइडली, और नॉट एंगुलर ओनली बट जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो उससे आप टेस्ट, अपने जितने भी टेस्ट हैं वो रन कर सकते हो। तो अगर आपको माइग्रेट करना है कर्मा से जेस्ट पे तो आप इससे कर सकते हो। सिमिलरली आपका एक सर्वरलेस का भी है जो प्लगइन, और एक डिप्लॉय है। डिप्लॉय इट इज एक्चुअली अगर आपको अपना एप्लीकेशन कहीं पे डिप्लॉय करना है तो ये एक्चुअली बहुत सारे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ उनका इंटीग्रेशन है। तो मैं एक्चुअली NX डिप्लॉय यूज करके गूगल क्लाउड पे या AWS पे कहीं पे भी मैं अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकता हूँ पूरा बिल्ड करके। तो यहाँ पे आपके ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन पार्ट। सो आई थिंक ये वर्कस्पेस नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, होप अभी जल्दी हो जाएगा। संतोष भाई, एप्लीकेशन नेम, हाँ मेरा एक सवाल था, क्या हाँ मतलब हाँ हम मतलब ये चाह रहे हैं कि हमारे फ्रंट एंड जो भी जिनकी भी अलग डेवलपमेंट हो रही है, हम उसको NX डेव के थ्रू मतलब उसको उसको कंबाइन कर दें चीजों को, यही, ताकि हमें पता चल सके कि ये JS के फ्रंट एंड में क्या डेवलपमेंट हो रही है और एंगुलर JS के डेवलप उसमें क्या टीम में क्या डेवलपमेंट, राइट? जनरली हाँ, सो जनरली आप क्या करते हैं कि हाँ, सो जनरली आपका क्या होता है कि आप कोई भी लेट्स से अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे हाँ। रिएक्ट एज अ फ्रंट एंड यूज करना है और एक्सप्रेस.js एज अ बैक एंड यूज करना है, तो आप जनरली क्या करते हो कि एक अलग रिपोजिटरी होगा जहाँ पे रिएक्ट का कोड होता है, राइट, और एक अलग रिपोजिटरी होता है जहाँ पे आपका एक्सप्रेस.js का कोड होता है। और उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, राइट, कि एक तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर मुझे लेट्स से कोई पैकेजेस भी अपडेट करना है तो मुझे 2 बार अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके वहां पे जाके। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। एक तो एक ओवर हेड है ही। और मुझे दोनों, मेरा अगर डेवलपर है तो डेवलपर को क्या करना पड़ता है कि वो एक रिपोजिटरी में जाएगा, क्लोन करेगा, उसको रन करेगा, फिर अपने फ्रंट एंड में आएगा और वो उसको सेट करेगा कि अच्छा मुझे जब भी एपीआई कॉल करूं तो ये लोकल होस्ट 3000 पे जाना चाहिए। वो सब मैनुअली चीजें करते हैं हम जनरली। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका पूरा एक ही रिपोजिटरी में पड़ा हुआ है कोड, और इसमें कुछ एक फाइल होती है जिसमें आप एक्चुअली प्रॉक्सी डिफाइन कर सकते हो आपके लोकल डेवलपमेंट के लिए। वो आप वैसे भी कर सकते हो, बट इसमें कैसा है कि आपको वो बिल्ट इन मिल जाता है। अच्छा तो जैसे अच्छा। मैंने बोला कि मुझे कि एक्सप्रेस.js यूज करना है, तो मुझे पूछेगा कि कौन से फ्रंट एंड के साथ, अगर कोई ऑलरेडी फ्रंट एंड है तो, और वो प्रॉक्सी वगैरह पूरा सेट करके दे देगा मुझे। तो मुझे जब भी इन्वायरमेंट चेंज करने हैं, डेव से मुझे स्टेजिंग पे जाना है, तो वो मुझे मैनुअली नहीं करना पड़ता। तो मैं वो बता दूंगा कि अच्छा मेरा डेव का एपीआई ये है, स्टेजिंग का ये है। ऑफ कोर्स वो एंगुलर में आपके पास फंक्शनैलिटी होती है, आपके पास इन्वायरमेंट और टीएस फाइल्स होती हैं, बट वो एंगुलर की बात है। बट रिएक्ट में क्या करूंगा मैं, तो वो सब चीजें एनएक्स एक्चुअली मैनेज कर लेता है। अच्छा कि अच्छा एनएक्स आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे देगा संतोष एनवायरनमेंट भाई, के बेसिस पे। अगर मैं आपको बताऊं, अभी करंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें 10 सर्वर्स हैं। तो NX डेव टूल्स के थ्रू Node.js के 10 सर्वर्स हैं माइक्रो सर्विसेज पे, और हम पोली रेपो पे, और पोली रेपो पे ये प्रॉब्लम होती है कि हमें एक मॉड्यूल भी चेंज करने के लिए, अगर मैंने टेस्टिंग का सेटअप किया उसमें, तो मुझे हर सर्विस में वो सेटअप करना होगा, राइट? तो क्या NX डेव के थ्रू मैं उसको मोनोरेपो बना के और सिर्फ उसको, भले वो मल्टीपल सर्विसेज ही हो, पर उनको मैं NX डेव के थ्रू मोनोरेपो बना सकता हूँ, राइट? जैसे गूगल वाले करते हैं। यस, एक्चुअली तो आप क्या करोगे कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाओगे। तो अपने जैसे 10 एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट बना लिए। अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो क्या करोगे कि आप, ऑफ कोर्स सब कुछ अवेलेबल है आपके पास एक ही रिपोजिटरी में, राइट? तो आप इजीली मॉक भी कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ मॉक करना है तो आप आराम से कर सकते हो। या आपको कुछ तो मैसेज आ रहा था, तो ओके। सो अगर वो सब चीजें हैं तो वो इजी हो जाता है, और आपको आपके डेवलपर के पास पूरा कोड एक ही जगह पे अवेलेबल है, वो ओवरहेड भी नहीं है। आप अपने पैकेजेस से सिंक में रख सकते हो, वो भी प्रॉब्लम नहीं होती। ओके। तो वो सब चीजें यहाँ पे आप मतलब क्या बोलते हैं, आपका जो एफर्ट जा रहा है ना, डेवलपमेंट एफर्ट,
क्योंकि वो जो डेवलपमेंट एफर्ट है इज इक्वल्स टू मनी, आप अगर देखो तो वो सब चीजें आपको सेटअप में इतना काम नहीं करना है, आपको सीधे कोड लेना है, इंस्टॉल एक बार किया आपने और आप सीधे मतलब अपना आप कोड लिखना स्टार्ट कर दो, वैसी चीजें हैं। और NX DevTools के पास एडवांटेज ये है कि वो हमेशा जो लेटेस्ट टूल्स हैं वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रंट एंड टेस्टिंग करनी है तो वो साइप्रेस यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, अगर आपको यूनिट टेस्ट लिखने हैं तो वो जस्ट यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ऑफ कोर्स ऑप्शन है कि आपको अगर कर्मा चूज करना है या प्रोटेक्टर चूज करना है तो आप चूज कर सकते हो, बट वो ऑलरेडी वो यूज कर रहे हैं। अब TSLint डेप्रिकेट हो चुका है, NX DevTools डे 1 से ESLint यूज कर रहा है, तो अगर मुझे माइग्रेट करना है या न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो मैं सीधे ESLint यूज कर लूंगा, मुझे एक्चुअली जरूरत ही नहीं TSLint की। वो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में उसने मुझे ऑप्शन दिया था कि अगर मुझे TSLint यूज करना है या ESLint यूज करना है, तो वो सब चीजें यहाँ पे मुझे मिल जाती हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज NX DevTools का यह है कि अगर मेरा फ्रंट एंड है तो ऑफकोर्स मैं मेरे लाइब्रेरीज भी बनाऊंगा, राइट। सो फ्रंट एंड में आप छोटी छोटी लाइब्रेरीज भी बनाते हो, तो वो लाइब्रेरीज के लिए हमेशा मुझे बिल्ड करना पड़ता है। अगर मैं एंगुलर की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको नहीं करना है, मतलब NX वो आपको एडवांटेज देता है कि जब भी आपको अगर कुछ आपका चेंज हुआ है, मतलब मैंने लाइब्रेरी 1 में चेंज किया तो लाइब्रेरी 1 बिल्ड होगा और उसके डिपेंडेंसीज बिल्ड होंगे। तो अगर मेरा लाइब्रेरी 2 है उसको मैंने टच ही नहीं किया है तो लाइब्रेरी 2 कभी बिल्ड नहीं होगा। तो वो सब एडवांटेजेस मुझे मिल जाते हैं, तो मेरा वर्क मतलब जो भी डेवलपमेंट टाइम है वो ऑलरेडी एक्चुअली कम हो रहा है। और क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक्चुअली जब भी कुछ डेवलपमेंट करते हैं फिर हम CI पे डालते हैं उसको, राइट। CI अपना बिल्ड टाइम लेगा। अगर आपको पूरा एप्लीकेशन बिल्ड करने में 45 मिनट जा रहे हैं तो आप समझ लो हर कमिट पे या हर पुश पे जब भी आपने रखा होगा आपको 45 मिनट्स देने हैं, बट लेकिन आपने एक सिंगल लाइन चेंज किया उसके लिए 45 मिनट्स वेस्ट करना एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तो आप क्या कर सकते हो कि सीधे जो भी चेंज हुआ है वही बिल्ड करो। मैं इसकी बात कर रहा था NX Go। सो आप क्या कर सकते हो NX Go यूज करके आप आपका बैकएंड है वो सेटअप कर सकते हो यूजिंग Go। ओके ओके ओके। तो अभी मैंने ये मुझे बता रहे हैं कि इतने सारे अवेलेबल हैं और ये मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। ये NX के पास अवेलेबल है, जो NX लिखा है ना ऑल्सो, और ये कम्युनिटी है तो कम्युनिटी के प्लगइन्स हैं। तो इतने सारे हैं, इलेक्ट्रॉन है, आयनिक एंगुलर है, आयनिक रिएक्ट है, इसमें Go भी है। मैंने कभी ट्राई नहीं करी Go, बट अगर मुझे ट्राई करना होगा तो प्रॉब्ली दिस इज द ऑप्शन आई विल टेक कि मेरा फ्रंट एंड मुझे एंगुलर में मिल जाए और NX का पूरा Go का सेटअप करके मुझे मिल जाए एज अ बैकएंड। जी वाह। अच्छा मैंने वैसे ये मेरे ही प्रोजेक्ट में देखा था, ट्राई कर रहे थे, पर एक्चुअली वो सेटअप हुआ था पहले। मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वहाँ पे वो NX यूज कर रहे थे। तो एक्चुअली वो बहुत ही उसकी बड़ी टीम थी। हम कुछ 150 डेव थे और मैं एज अ जूनियर डेव था। तो वहाँ पे वो NX डेव टूल्स यूज कर रहे थे, तो मुझे तो इतना पता नहीं चला कि किस लिए यूज कर रहे हैं, पर आज पता चल गया। और मैं अभी जिस करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उस पे ऐसा समझे उसको लीड ही मैं कर रहा हूँ, तो मैं उस पे ये NX डेव टूल जरूर यूज करूंगा। हाँ, और सबसे अच्छा एडवांटेज क्या लगता है ना मुझे NX का, कि आप माइग्रेशन बहुत इजी है। तो अगर मैं ऑलरेडी लेट्स से आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है जिसमें आप एंगुलर फ्रंट एंड यूज कर रहे हो या रिएक्ट फ्रंट एंड यूज कर रहे हो, तो उनके माइग्रेशन पाथ्स भी हैं। तो आपको एक सिंगल कमांड देते हैं, जो सिंगल कमांड आपको रन करनी है और उसके बाद वो पूरा माइग्रेट कर देगा। मतलब रिएक्ट जो आपने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाया होगा उसको आप सीधे NX पे माइग्रेट कर लो। वाओ ऑसम ऑसम। ओके, आई थिंक हमारा टाइम भी हो चुका है, राइट? या हमारा टाइम भी हो चुका है। अभी हमारे हाँ पास कुछ 5 मिनट्स ही हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कुछ नया सीख के आपसे, स्पेशली NX डेव टूल्स के बारे में मैं खुद सीखना चाहता था, क्योंकि अभी मैं करंटली अपने प्रोजेक्ट पे NX को ही यूज करने का सोच रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है, कि क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितना क्या हमारे पास टाइम बच सकता है, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में तो एक चीज चेंज करने के लिए हर चीज में जाना पड़ता है। हर सर्विस में हम पॉली रेपो पे एक्चुअली NX डेव टूल से मैं मोनो रेपो पे आके ये चीज कर सकूं। और ये भी आज पता चला, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था, मैंने एक सेशन देखा था कि गूगल वाले, मतलब देखा था, सिर्फ सुना था मैंने, उस पे इतनी रिसर्च नहीं की थी। ये सुना था कि वो सिंगल रेपो में काम कर रहे होते हैं। तो मैं राइट
क्योंकि मैं जब 10 सर्विसेज पे काम कर रहा हूँ तो मैं पॉली रेपो पे मैं शॉक हो गया, इतनी बड़ी गूगल सिंगल रेपो पे। तो आज मुझे पता चला कि क्या-क्या टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें और मोनो रेपो कैसे हेल्प कर सकती है। बहुत अच्छा था आपका सेशन और अभी आई होप ये तो फर्स्ट था। अब नेक्स्ट टाइम हम आते रहेंगे, ऐसे ही सेशंस देते रहेंगे क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की मतलब नीड है और कम्युनिटी को हमारी नीड है, तो हम एक दूसरे से लर्न करते रहेंगे और कम्युनिटी को सिखाते रहेंगे और एक दूसरे को भी सिखाते रहेंगे। तो संतोष भाई आप कुछ कहना चाहें? अभी सिर्फ हमारे पास 4 मिनट्स हैं। नहीं, एक्चुअली एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर जरूरी नहीं है अगर आपका मोनो रेपो है तो ही आप NX यूज करो। इवन हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, हम सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है हमारे पास, मतलब मैं जहाँ पे सिर्फ हम एक ही प्रोजेक्ट रख रहे हैं, बट फिर भी हम यूज करते हैं NX। बिकॉज कैसा होता है ना कि आपके पास बहुत सारे रीयूजेबल्स भी होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि वो एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हो आप लाइब्रेरी में। तो आप क्या कर सकते हैं ना, लेट्स से आपका एक प्रोजेक्ट है, वो 4.5 MB या 5 MB का प्रोजेक्ट पूरा बिल्ड बन रहा है, तो ऑफकोर्स वो पूरा 5 MB का बिल्ड बनाने के लिए टाइम लगता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके रीयूजेबल्स जो हैं, नॉट ओनली फॉर एंगुलर, इवन रिएक्ट हो गया या कोई पी फ्रेमवर्क हो गया, तो आप क्या कर सकते हो ना, वो रियूजेबल्स को बाहर निकाल के लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपने लाइब्रेरी में कन्वर्ट करा और लेट्स से आपने ऐप में कुछ यूज किया, सॉरी ऐप में कुछ चेंज किया, या लाइब्रेरीज बहुत सारे बना के रखी हैं छोटी छोटी, तो आपका ऐप का साइज ऑलरेडी जो बिल्ड साइज होता है ना, वो तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट करेगा ही, बट टाइम कम हो जाता है आपका बिल्ड करने के लिए, क्योंकि आपने लाइब्रेरीज निकाल दी है, राइट। आपने अगर 3-4 लाइब्रेरीज बना दी छोटी छोटी और एक लाइब्रेरी में चेंज कर रहे हो, तो 3 लाइब्रेरी बाकी की बिल्ड नहीं होंगी हमेशा। तो वो सब एडवांटेज है। और इनका एक और भी चीज है जिसको हम बोलते हैं NX क्लाउड। तो NX क्लाउड में कैसा होता है कि आप कैशिंग भी यूज कर सकते हो। अभी कैशिंग कैसे, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग। तो लेट्स से हम दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मैंने एक लाइब्रेरी बिल्ड करी अभी थोड़ी देर पहले, और वो पुश किया है मैंने सर्वर पे। तो NX क्या करेगा, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग इनेबल कर रखा है तो वो कैशे से उठा लेगा कि यार ये लाइब्रेरी तो मैंने ऑलरेडी बिल्ड करके इस सर्वर पे रखी है, तो मुझे वापस से बिल्ड करने की जरूरत नहीं। तो वो भी आपको मिलता है, बट वो पेड है। तो अगर आपकी एंटरप्राइज को जरूरत है और उनको लग रहा है कि वो लेवल का कैशिंग चाहिए उनको, तो वो कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने CI पे पुश किया, वो एक्चुअली अगर कोई रिसेंटली बिल्ड है और कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो वो सीधे कैश वाला उठा लेगा। जैसे डॉकर कंटेनर करते हैं। हाँ, ओके आई गॉट इट। हाँ संतोष भाई, इस सेशन को अभी हम एंड करने जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ जो लोग हमें देखेंगे यूट्यूब पे उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या संतोष भाई से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं संतोष भाई का और मेरा लिंक्डइन जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक्डइन और डिफरेंट जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ट्विटर वगैरह, तो आप हम लोगों से वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। तो संतोष भाई आपके कुछ आखिरी अल्फाज, कुछ हमारे जो लोग देखेंगे हमें यूट्यूब पे उनके लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और विवेक बहुत टाइम से ये बहुत सारी चीजें कर रहा है, मैं एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं बहुत टाइम से, तो ही इज डूइंग ग्रेट, सपोर्ट हिम बस। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू। अल्लाह हाफिज संतोष भाई, बाय बाय।